किसी भी तरीके का दंगा हो, आपको पता चलेगा गरीब, कमज़ोर तबके के लोग ही हमेशा टारगेट होते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, वो दरअसल उनको चार्ज करते हैं। अनुमानेशर या जो भी लोग उस तरीके की बयानबाजी करें, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नासिर और जुनैद की हत्या हुई, क्या नासिर और जुनैद को न्याय मिला? उसी समय पर उन मणिपुर की महिलाओं को कैसा लग रहा होगा जब प्रधानमंत्री जी हंस रहे थे पार्लियामेंट के भीतर? देखिए, 9 अगस्त ही नहीं, अब इस देश में हर दिन आदिवासी दिवस मनाने की ज़रूरत है, और वो इसलिए है क्योंकि हम देश भर में देख रहे हैं कि किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर सरकार प्रायोजित हिंसा हो रही है, हमले हो रहे हैं। और उन हमलों में आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो मेन दोषी है आदिवासियों की तरफ से वो एक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जिसके ऊपर उम्मीदें थी कि वो उनकी रक्षा करेगी, उनको न्याय देगी। लेकिन आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं, मणिपुर से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में देख लीजिए तो खास करके आदिवासियों के ऊपर लगातार हिंसा हो रही है और हमले बढ़ रहे हैं, और इसीलिए आदिवासी दिवस मनाने की ज़रूरत है। और ये सवाल जो है सिर्फ इस दिवस के दिन हम कोई सेलिब्रेट करने के हिसाब से नहीं, दरअसल वो सवाल हैं जो हम लोग प्रतिदिन झेल रहे हैं। हमारे चाहे एग्जिस्टेंस का मसला हो, चाहे हमारे राइट्स का मसला हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का मसला हो, चाहे हमारी महिलाओं का मसला हो, उन तमाम सवालों को लेकर के हम प्रतिदिन यहाँ सड़कों पर है, जंतर मंतर पर, देश के अलग अलग हिस्सों में, और उसे जो है अभी क्योंकि आदिवासी दिवस गया है तो इसलिए हम लोग उसी को कंटिन्यूएशन में आज जो है आदिवासी दिवस मना रहे हैं। तो देश में जिस तरह की हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है, इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसके लिए इस देश की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी। लाल किला से पीएम मोदी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देते हैं। दरअसल जब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में और इस देश को उम्मीद भी बनती है। लेकिन जब मणिपुर में इसी देश की 2 बेटियों को जब सड़कों पर बिना वस्त्र के घुमाया जाता है, तब उस नारे की जो है हवा निकल जाती है। और जब पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री जी जवाब देना शुरू करते हैं मणिपुर के मसले पर, और पूरे अपने 2-2.25 घंटे के भाषण में मात्र 2 से 3 बार जो है मणिपुर का जिक्र करते हैं, 2-3 मिनट में बात खत्म कर देते हैं, इससे पता चलता है कि वो अपने वादों को लेकर के, अपने नारों को लेकर के कितने कमिटेड है। वो हंस हंस कर जिस तरीके से जवाब पार्लियामेंट के भीतर दे रहे थे, वो दरअसल इस देश के आदिवासियों को कचोट रहा था। आप सोचिए उसी समय पर उन मणिपुर की महिलाओं को कैसा लग रहा होगा जब प्रधानमंत्री जी हंस रहे थे पार्लियामेंट के भीतर। उससे उस सीरियसनेस का भी अंदाजा हम लोग लगाते हैं कि हमें लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के प्रधानमंत्री जी कितने सीरियस हैं। और इसीलिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी हमारी रक्षा की, और वो इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि थे, वो आज किस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। वो हमारे इश्यूज़ को, हमारी समस्या को, हमारा जो दुख है उसको हंसी में उड़ा रहे हैं। पीएम मोदी का कहना है कि हम शुरू से ही मणिपुर हिंसा पे बात करना पे चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा था। 90 दिन गुजरने के बाद, और मुझे लगता है 90 दिन से ज़्यादा वक्त बीतने के बाद पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है 20 अगस्त से। 3 मई से हिंसा हो रही है और वो कह रहे हैं कि वो हिंसा पर बात करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के भीतर। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी ये जवाब दें कि 3 मई से लेकर के 20 अगस्त के बीच में कहाँ थे। ये सबसे ज़रूरी सवाल कि इस बीच में उन्होंने क्यों नहीं बोला मणिपुर के हिंसा के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उन पर क्यों नहीं बोला गया। और जब सेशन शुरू होता है तब आप देखिए पूरे सेशन में आप देखेंगे तो पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस देश की सरकार की होती है। रूलिंग क्लास, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सेशन को कैसे चलाएगी। ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि सेशन कैसे चलेगा, सत्ता पक्ष तय करता है कि सेशन को कैसे चलाना है। और अगर देखिए दूसरी बात, सवाल क्या था जो लोग डिमांड कर रहे थे मणिपुर, वो यही कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी 267 जो नोटिस था 267 का, उसके तहत भाषण दे, अपनी बात है। इतना ही तो सवाल था, वो भी चर्चा ही चाह रहे थे और तो कुछ नहीं था। लेकिन आपने देखा इस बीच जब प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखते हैं उससे पहले क्या होता है कि जितने भी विपक्ष के सांसद होते हैं जो लगातार मणिपुर पर आवाज़ उठा रहे थे और मसलों पर आवाज़ उठा रहे थे, उनको एक एक करके सत्र से निष्कासित कर दिया जाता है। और निष्कासित करके आप खाली कुर्सियों को, जो सवाल है उनको नहीं चाहते कि एड्रेस करें, खाली कुर्सियों को आप भाषण देकर के क्या साबित करना चाहते हैं। इससे पता भी चलता है ना कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर के बीजेपी में कितना विश्वास है। ये वो भी चीज़ को शो करता है। जी, मणिपुर में 3 महीने से ज़्यादा हो गया, वहाँ हिंसा अब तक भी है, अभी तक वहाँ का माहौल शांत नहीं हुआ है। उसके बाद नूह विवाद और बहुत सारी जगह, दिल्ली जो NCR इलाका है उसमें जो हिंसा बढ़ती है, और हिंसा जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उससे पहले ही आह्वान दिया जाता है मोनू मानेसर कि हम लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे और तलवार लड़ाते हुए आते हैं और जीजा और साला करके जो बिट्टू बजरंगी का आह्वान देते हैं। और जब शोभा यात्रा होता है तो उसमें कहा जाता है कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है कि आप जो है मेवात को खाली कीजिए। तो ये इस तरह का जो दंगे फैलाने से पहले जो बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, तो इस पर सरकार लगाम क्यों नहीं कसती, आपको क्या लगता है? देखिए,
हरियाणा के भीतर जो सरकार है और देश में जो सरकार है, दरअसल जो कम्युनल वायलेंस है, जो हिंसा है, सांप्रदायिक हिंसा, उसका एक चुनावी टूल है। और दरअसल ये हिंसा के ज़रिए उनको इलेक्ट्रल गेम में फ़ायदा होता है, क्योंकि वो हिंदू वर्सेस मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। वो एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ लड़वाने की कोशिश करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ करते हैं। और उसी तरीके की ये जो कम्युनल टेंशन होगी, उससे उनको बेनिफिट मिलता है। और इसीलिए आप देखिए 2014 से पहले भी वेस्टर्न यूपी में हिंसा हुई थी और उसका उन्हें फ़ायदा मिला। उसके बाद यही प्रयोग 2024 से पहले मेवात के भीतर दोहराए जाने की कोशिश थी। लेकिन आपने देखा कि इस देश के जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, उसने किस तरीके से हिंसा का प्रतिवाद किया। जाटों ने अपने आप को बहुत शानदार तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में आकर के ये कहा कि हम हिंसा में जो है शामिल नहीं हैं, हम किसी बजरंग दल के साथ नहीं, हम किसी भी तरीके की हिंसा के खिलाफ में हैं। इसी तरीके से बाकी समाज ने दिया, गुर्जरों ने दिया, यादवों ने कहा, मीणाओं ने कहा, तमाम समाजों ने कहा। और वहाँ जाकर के तब जाकर के बीजेपी का प्रोजेक्ट फेल हुआ और उसके बाद बैकफुट पर गई। लेकिन एक चीज़ तब भी देखिए कि जब सरकार ने कार्रवाई करने की कोशिश शुरू की, बुलडोजर चलाए गए, चुन चुन करके मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, जिस पर कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का कहना था कि इतनी क्लिंजिंग है। ये इस बात को शो करता है कि हमारे देश की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में, न्यायपालिका में और उस पूरी की पूरी जुडिशियल प्रोसेस में कितना विश्वास करती है। वो एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके और उनको घरों को गिरा देती है। उससे पहले दंगे भड़काने की कोशिश होती है, लेकिन दंगा मेवातियों ने नहीं भड़काया। जो लोग बाहर से आकर के अभी तक आप देखिए मनु मानेसर या जो भी लोग उस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नासिर और जुनैद की हत्या हुई, क्या नासिर और जुनैद को न्याय मिला? और तमाम तरीके के, पहलू खान का राजस्थान में केस है और तमाम जगहों पर देख लीजिए ना, राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, वेस्टर्न यूपी में देख लीजिए कि किस तरीके से गौरक्षकों ने, मुसलमान जो व्यापारी थे, छोटे मोटे बेचारे जो पशुपालन का काम कर रहे थे, इस तरीके के जो कामों में जो इन्वॉल्व थे, उनको टारगेट कर करके मारा गया। लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला। और जो जिन लोगों के ऊपर आरोप है, उनके घरों पर तो आज तक बुलडोजर नहीं चला। इससे पता चलता है कि किस तरीके की टारगेटिंग हरियाणा के भीतर या इस देश की सरकार कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते आए हैं कि वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है, मनवादी मतलब ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि जो दलित समुदाय के लोग हैं या फिर बहुजन में जो आते हैं, वो आखिर दंगे में तो वो शामिल ज़्यादातर होते हैं? देखिए, एक चीज़ ये समझिए कि इस देश में जब भी दंगा होता है, आप हमेशा देखिएगा उसमें जो लोग शामिल होता है उनका एक सोशियो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसका जो सोशल स्टेटस, उसका स्टडी करना, उसका इकोनॉमिक स्टेटस को भी दंगों में हमेशा दोनों तरफ से देख लीजिए। वो किसी भी तरीके का दंगा हो, आपको पता चलेगा गरीब, कमज़ोर तबके के लोग ही हमेशा टारगेट होते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, वो दरअसल उनको चार्ज करते हैं, उनको भरते हैं एक दूसरे के खिलाफ नफरत के लिए, और तब जाकर के ये चीज़ें दिखती है। लेकिन एक चीज़ को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, इस देश के मूल में संविधान है, उसकी आत्मा है और तमाम लोग उसमें विश्वास करते हैं। वो चाहे अलग अलग जातियों के लोग हों, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ये जो संविधान है, ये दरअसल एक कोई छोटी सी किताब नहीं है। ये पूरे पिछले इतिहास में जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इतिहास में जिस तरीके का शोषण हुआ, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई बराबरी के लिए, उन लड़ाइयों का एक दस्तावेज है जो बताता है कि भविष्य में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब उस दस्तावेज को आप पढ़ेंगे तो वो इस बात को कहता है कि ये देश हम सबका देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें जो वी है ना, वो हम सबको रिप्रेजेंट करता है, अक्रॉस कास्ट, क्लास, क्रीड, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, सबको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके मानने वाले लोग आज भी ज़्यादा हैं। तो ये जो मनुस्मृति से लेकर के बात कही जाती है कि मनुस्मृति ला देंगे, या ये कहा जाता है कि संविधान को बदल देंगे, वो लोग अभी सिर्फ ख्वाब में जी रहे हैं। उन्हें इस देश की हकीकत शायद नहीं मालूम कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें जिताया, यही वो लोग हैं जो उन्हें हराएंगे भी, और इन्होंने पहले भी ये हुआ है। ये ब्रूट मेजोरिटी जो है पहले कांग्रेस के पास भी हुआ करती थी, उसको भी डिफीट दी गई। उसके बाद बीजेपी आई, फिर उसको भी डिफीट दिया गया। साइनिंग इंडिया के नाम 2004 में फिर से हारे थे, अटल बिहारी की गवर्नमेंट जो है सेकंड टर्म नहीं आ पाई, वही इधर है। तो ये टर्न है, ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी इसी तरीके से चलती है, और इसीलिए हमें आज भी विश्वास है कि इस देश के लोग संविधान के पक्ष में खड़े हों।